हाँ, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जो भी खुलना है मटेरियल का हाँ, मटेरियल जो ईयर से आता यूनिफॉर्म है, बनाने लगेगा क्या अभी तक? क्या बोल रहे हैं? मटेरियल वाला पहले हाँ सर, बोलने लगा, यूनिफॉर्म कैसे? अरे बताया जाएगा। मटेरियल सर ईयर से जीबी पे आता है, फिर वहां से पैक होकर सर बाहर आता है। तो इस पूरा प्रोसेस को एक साथ में क्यों बोलते हैं क्या? ठीक है, अच्छा तुम, मुझे लगा कि सुपर 40 का कोई मटेरियल की बात कर रहे हैं। बोल क्या बोला? सेल के अंदर में प्रोटीन जो बनाएगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा, गोल्जी बॉडी बस उसके अंदर चेंजेस करेगा, उसको मेम्ब्रेन से कवर करेगा, इसी को पैकेजिंग कहेंगे। और अगर सेल को जरूरत है घर के अंदर यूज करने के लिए तो घर के लिए रख लेगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो वो बाहर निकाल देगा, वो पूरा का पूरा जाएगा और वो बाहर सारा रिलीज हो जाएगा, मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगा। चलो उसी चीज को बताएंगे, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले आई थिंक सभी बच्चे ने दोनों रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लिया होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। मैंने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर में 2 लेक्चर बनाया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। आई थिंक सभी बच्चों ने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा, ठीक है? जिन्होंने नहीं देखा है बच्चा देख लीजिएगा, हम उसका एक रिवीजन दे देते हैं। पूरा का पूरा जो दोनों लेक्चर है सारे डाउट्स आपका कर लेंगे और एक पूरा रिवीजन भी दे देते हैं, तो पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। चलो देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक था इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे। सबसे पहले आपको डिफिनीशन याद रखना है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। आप एनसीईआरटी पढ़ा होगा, आपको मिला होगा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो सबसे पहले सेल के अंदर वो सेल ऑर्गेनल जो कि आपस में मिलजुल करके काम करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन मैनर में काम करते हैं, उसे हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर में 4 सेल ऑर्गेनल आएंगे। कुछ हाई फाई बुक में बच्चा 5 भी लिख देगा, आपको फॉलो नहीं करना है, आपको वही फॉलो करना है जो एनसीईआरटी में गिवन होता है ना। हम इंटरनेट पे पढ़ ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बुक पढ़ ले कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके एनसीईआरटी में जो चीज गिवन है वही चीज आपको फॉलो करना होता है। तो 4 सेल ऑर्गेनल का नाम आप लोगों को याद ही है, आप मैसेज बॉक्स में बता भी सकते हो। चलिए जाइए मैसेज बॉक्स में और सभी बच्चों लोग बताइए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के 4 सेल ऑर्गेनल का नाम क्या क्या है। सभी ने याद कर रखा है कि सबसे पहले होगा ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर प्रोटीन या लिपिड का फॉर्मेशन होगा। ये प्रोटीन और लिपिड जाएंगे जीबी यानी बच्चा गोल्जी बॉडी में, वहां पर उसके अंदर में क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा जिसे हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते थे, और मॉडिफिकेशन के बाद पैकेज करेगा। सेल को जरूरत है घर में रखने के लिए घर में रख लो, सेल को जरूरत है बाहर भेजने की बाहर सिक्रीट कर दीजिए। इसी दौरान कभी कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, गोल्जी बॉडी ने उसे पैकेज किया और एक सेल ऑर्गेनल बना दिया गया जिसका नाम है लाइसोसोम। इसका क्या नाम हो गया, लाइसोसोम नाम दे दिया गया। लाइसो का मतलब लिसिस यानी तोड़ना और जो मतलब बॉडी, ऐसा स्ट्रक्चर जो डाइजेस्ट करने की बात करेगा, और रियल में यही तो है, ये फूड को डाइजेस्ट करने की बातें करता है ना लाइसोसोम। प्लांट के अंदर में डाइजेशन नहीं होता है तो प्लांट के अंदर या तो बच्चा लेस डेवलप, बहुत कम अमाउंट में पाया जाएगा, या तो एब्सेंट होगा ना। एनिमल में बच्चा ज्यादा होगा, अच्छे से डेवलप्ड होगा। तो प्लांट के अंदर में इसकी जगह पे एक ऑर्गेनल होगा बच्चा वैक्यूल, रियल इसका नाम होगा बच्चे लोग सैप वैक्यूल। आप लोगों ने पढ़ा होगा सैप वैक्यूल। सर सैप का मतलब समझ में नहीं आया था। सैप का मतलब बच्चा पानी, पानी और उसके अंदर में घुले हुए, उसके अंदर में घुला हुआ बच्चा कुछ सॉल्यूट, जैसे उसके अंदर आयंस थे, शुगर था, कुछ वेस्ट मटेरियल था, तो सॉल्यूशन को सैप कहते हैं, सॉल्यूशन को सैप कहते हैं। क्योंकि सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में है तो सैप वर्ड यूज कर देते हैं। चलिए सैप मतलब बच्चा सॉल्यूशन मान लीजिए। चलिए तो ये 4 सेल ऑर्गेनल आपस में मिलजुल करके काम करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। ईआर, जीबी, लाइसोसोम एंड द वैक्यूल। सेकेंड क्वेश्चन, ऐसे 3 सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए, ऐसे 3 सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। चलिए बच्चों लोग आप आंसर कीजिए, 3 ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम जिसमें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है,
तो आई थिंक सभी बच्चों को याद ही होगा। पहला नाम होगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, शॉर्ट फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड इज द प्लास्टिड, प्लास्टिड। और तीसरा बच्चा लोग आएगा, तीसरा जो स्ट्रक्चर आएगा उसका नाम होगा आपका परऑक्सीजोम। सर परऑक्सीजोम क्या करता है, हमें आगे में पढ़ना है। आप लोग आजकल क्वेश्चन बना रहे होगे तो कुछ डिफिकल्टी आ रही हो ना। एक वर्ड आएगा एनसीईआरटी में लास्ट में पढ़ना है, माइक्रो बॉडीज। ये क्या है सर, ये भी सेल ऑर्गेनल है लेकिन माइक्रो है, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, इनका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए नाम है माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज बहुत छोटे साइज के होते हैं। तो सर इन छोटे साइज वाले में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल आएंगे? एक तो बच्चा आपका आ जाएगा परऑक्सीजोम। परऑक्सीजोम क्या काम करेगा हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब आएगा सिलेबस में आगे में पढ़ेंगे। दूसरा बच्चा आएगा वर्ड ग्लाइऑक्सीजोम। कभी कभी क्वेश्चन बना रहे होंगे तो ऑप्शन में ये सब वर्ड दिखता होगा, ग्लाइऑक्सीजोम। तो टेंशन नहीं लेना है, हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और एक और वर्ड आएगा बच्चा स्पेरोजोम, एक और वर्ड आएगा स्पेरोजोम। तो ये याद रखिएगा, ये तीन सेल ऑर्गेनल साइज में काफी छोटे होते हैं, इसे माइक्रो बॉडीज में हमें लोग अलग से पढ़ेंगे, तो कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि जो यूकैरियोट्स के अंदर में जो ऑर्गेनल्स है, ये यूकैरियोट्स है, ठीक है, ये यूकैरियोट्स है, इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स कौन कौन से ना, तो इससे क्वेश्चन कई सारे पूछा जाता है। बहुत ही आसान सा आंसर है, यूकैरियोट्स के अंदर में दो तरह के स्ट्रक्चर है। एक है बच्चा मेम्ब्रेन बाउंड, जो मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, इसे हम लोग कहेंगे मेम्ब्रेन बाउंड। चलिए, और दूसरा स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम होगा मेम्ब्रेन लेस, जिसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन से कवर्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा, उसका नाम होगा मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल, ठीक है, ध्यान से सुनना। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल के अंदर कौन कौन सा पार्ट आएगा, तो मैं आज रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं, कुछ एक्स्ट्रा चीज बता दूंगा और कल टेस्ट करवा देता है। हाँ, तो बच्चे जो लाइव क्लास में नहीं है पता चल जाएगा कि लाइव क्लास जरूरी है या बंद है, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं आज का, ठीक है, चलो कर दूंगा। मेम्ब्रेन लेस आपको दो ही स्ट्रक्चर याद रखना है, एक का नाम है राइबोसोम, एक का नाम है राइबोसोम, जो पहले भी बताया है, राइबोसोम, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम। सेंट्रियोल या इसी का नाम हम लोग कहते हैं सेंट्रोजोम, इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रोजोम। सेंट्रियोल या इसी का नाम होता है सेंट्रोजोम, ठीक है। ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूंगा एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम नाम का स्ट्रक्चर है, जो सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम नाम का स्ट्रक्चर है, वो बच्चा केवल और केवल एनिमल सेल में पाया जाएगा, प्लांट में एब्सेंट होगा। वो केवल और केवल एनिमल सेल में पाया जाएगा, प्लांट में एब्सेंट होगा। सर काम क्या करता है सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम, ये मैं बताऊंगा जब सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये कहां हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। सेल डिवाइड हो रहा है, उसे डिवीजन में ये सेल ऑर्गेनल हेल्प करेगा। तो याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन आ गया कि एनिमल सेल में कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन लेस है। ऑप्शन ए राइबोसोम, राइबोसोम भी है। ऑप्शन बी सेंट्रियोल, सेंट्रियोल भी है। तो आंसर हो जाएगा बच्चा सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि राइबोसोम और सेंट्रियोल दोनों के दोनों मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल होंगे ना। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया प्लांट में बताइए, थोड़ा सा चेंज कर दिया, कौन सा सेल ऑर्गेनल प्लांट में मेम्ब्रेन लेस है, तो हमें बच्चा सेंट्रियोल नहीं करना है, क्योंकि प्लांट में सेंट्रियोल तो होता है। तो हमें केवल आंसर करना है, प्लांट में पूछा जाएगा तो आंसर क्या कीजिएगा, राइबोसोम, गड़बड़ नहीं करना है। चलिए अब देखिए सर मेम्ब्रेन बॉन्ड कौन कौन है, बाकी सारे स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बॉन्ड है, लेकिन यहां मेम्ब्रेन बॉन्ड दो तरह के आप लोगों को पहले भी पता रखा है। अब चीजें समझ में आना स्टार्ट हुई, धीरे धीरे हम लोग आ रहा,
कॉन्सेप्ट बन चुका है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है। कुछ ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। चलिए सर कौन कौन, चलिए तो ये बच्चा आपके तीन है, आप सभी को मालूम है। ये सेल है, ये बच्चा सेल है। सेल के अंदर में जब मैंने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बताया था तो न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन बनाए थे, याद करो बच्चा, दो मेम्ब्रेन बनाए थे ना, इसी को बच्चा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और कहीं कहीं पे बच्चा न्यूक्लियर इनवेलप भी मिल सकता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। कितने मेम्ब्रेन से कवर्ड है, दो मेम्ब्रेन से। इसी तरह से अब पढ़िएगा सेकेंड स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया, अगले क्लास का टॉपिक है, बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ देखिए इसमें भी दो मेम्ब्रेन होगा। सर काम क्या करेगा, ये एनर्जी बनाने का काम करेगा। सेल को ताकत चाहिए, ताकत कौन देगा, एटीपी कौन देगा, सर माइटोकॉन्ड्रिया देगा। और इसे पढ़ने के लिए बच्चा हमारे लिए पूरा एक चैप्टर है, 11th क्लास में एक चैप्टर आएगा रिस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर में एटीपी कैसे बनता है, एनर्जी कैसे बनता है, आपने 10th में ही पढ़ा था कि कैसे कुछ पायरुविक एसिड बन जाते थे, कुछ बच्चा क्रेब्स साइकिल होता था, बचपन में आपने पढ़ा था बच्चा। एटीपी बनाता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इस पे पूरा हमें चैप्टर भी पढ़ना है ना। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी बच्चा दो मेम्ब्रेन का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ क्या बनता है, एटीपी बनता है, इसलिए इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, आपको मालूम है। इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा इसके अंदर पिगमेंट होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। आप सभी को मालूम है एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में पिगमेंट होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, उसे सिंपल भाषा में हम लोग प्लास्टिड कहेंगे। अगले क्लास में बताऊंगा प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट ये क्या है, डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग करेंगे, अगले क्लास में करेंगे, टेंशन मत लीजिए, टेंशन नहीं लेना है, डिटेल से हम लोग करेंगे। फिर से बच्चा 11th में पूरा एक चैप्टर पढ़ना है इस क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के ऊपर, जिसका नाम होगा फोटोसिंथेसिस। आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट है। हम पूरा एक चैप्टर उस पर पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पे पूरा एक चैप्टर पढ़ लेंगे। तो समझिए ये बेसिक चैप्टर है, ये सेल वाला चैप्टर बेसिक था, इसके ऊपर में कितने सारे अभी चैप्टर्स बन जाए। चलिए ठीक है, तो ये तीन सेल ऑर्गेनल याद रखिएगा। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड कौन कौन से हैं, पहले बोलिए न्यूक्लियस, दूसरा बोलिए बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा बच्चों लोग प्लास्टिड। ये तीन सेल ऑर्गेनल है जो दो मेम्ब्रेन से कवर्ड। अब छोड़ दीजिए बच्चा, उसको छोड़ दीजिए, इन तीन को छोड़ दीजिए। जो बच गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन का होगा, गोल्जी बॉडी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, वैक्यूल एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, पेरोक्सिसोम एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, ग्लाइऑक्सिसोम एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, स्फेरोसोम एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। यानी अब जो भी स्ट्रक्चर बचा, 5 को छोड़ दीजिए, राइबोसोम, सेंट्रियोल को छोड़िए, ये तो मेम्ब्रेनलेस है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये तो दो मेम्ब्रेन से। अब जो बच गया बच्चा, जो भी बच गया ना, आपको मालूम है ईआर एक मेम्ब्रेन से, गोल्जी बॉडी एक मेम्ब्रेन से, लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन से, वैक्यूल ये तो आपको पहले ही बता रखा। ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम वाले हैं ना, सभी एक ही मेम्ब्रेन से तो कवर्ड होते। इसके अलावा आज नया चीज बताया, कुछ माइक्रो बॉडीज होते, छोटे साइज के होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो बॉडीज। उसके अंदर पेरोक्सिसोम आएगा, वो भी एक मेम्ब्रेन से, ग्लाइऑक्सिसोम एक मेम्ब्रेन से, स्फेरोसोम एक मेम्ब्रेन से। तो सिंगल मेम्ब्रेन आप सभी को याद हो गया, आपको बच्चा सिंगल मेम्ब्रेन सभी को याद हो गया। कोई बच्चा यहाँ कंफ्यूज नहीं है कि मेम्ब्रेन लेस कौन है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड कौन है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड कौन है, ये आप सभी को बच्चा क्लियरिटी आ गया। कितने सारे क्वेश्चन मिले होंगे बनाने दौरान। हाँ सर बहुत सारे स्ट्रक्चर दिया हुआ था, अब पूछता था कि डबल मेम्ब्रेन कौन है, सिंगल मेम्ब्रेन कौन है, तब हमें क्लियर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन अब पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना। इस सारे सेल ऑर्गेनल में बच्चा डीएनए कहां कहां मौजूद है,
इन सारे सेल ऑर्गेनल के अंदर में डीएनए किस किस सेल ऑर्गेनल में मौजूद है? तो गड़बड़ नहीं करना है, बहुत अच्छे से आंसर करना है। तो मैं यहां पर बताता हूं किस किस सेल ऑर्गेनल के अंदर बच्चा लोग डीएनए पाया जाएगा। आप आंसर कीजिएगा, पहले मुझे समझाने दीजिए, पहले समझ लेते हैं फिर आंसर बताइएगा। ये बच्चा आपका सेल है, ये सेल है, ठीक, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दिया, 2 मेम्ब्रेन का हो गया सर। चलिए ठीक, अब यहां पास बच्चा डीएनए, एक डीएनए बच्चा मेन 99.9% जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है। 99.9% जो डीएनए होता है बच्चा वो न्यूक्लियस में ही होता है। यहाँ डीएनए है, कैसा शेप का है बच्चा? लीनियर है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है। सर इसके अलावा भी डीएनए होते हैं क्या? हाँ, न्यूक्लियस के बाहर में जो फ्लूइड पार्ट है बच्चा साइटोप्लाज्म, यहां पास एक सेल ऑर्गेनल है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कल बताऊंगा डिटेल से। माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन का कवर्ड तो है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है सर्कुलर शेप का। एक ही डीएनए होगा बच्चा, एक ही डीएनए होगा, ओनली 1। नंबर भी कितना होगा? 1। शेप कैसा होगा? सर्कुलर। शेप कैसा होगा? सर्कुलर ना। तो डीएनए न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। इसी तरह से जो बच्चा प्लास्टिड है, उसके अंदर में भी डीएनए होते हैं सर्कुलर शेप का। एक ही नंबर कितना होगा? 1। शेप कैसा होगा? सर्कुलर शेप का होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। अब बताइए डीएनए कहाँ कहाँ है? बस 3 सेल ऑर्गेनल में। कहाँ कहाँ बच्चा? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो एक तरह से आप बोल सकते हो जो 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जो ऑर्गेनल 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड है, न्यूक्लियस 2 मेम्ब्रेन से, डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन से, डीएनए है। प्लास्टिड 2 मेम्ब्रेन से है, तो डीएनए है। तो इन 3 सेल ऑर्गेनल में डीएनए भी पाया जाएगा। आ गया? अब पूछा जाएगा ये बताइए माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए शेप में कैसा है? तो याद रखिएगा कैसा है बच्चा? सर्कुलर। और न्यूक्लियस का जो डीएनए है याद रखिएगा वो कैसा है? वो बच्चा लीनियर है, याद रखिएगा ना। अभी एक और कहानी सुनाऊंगा तो और क्लियरिटी आ जाएगी, कहानी से पूरा चीज क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। सेकेंड क्वेश्चन आएगा, किस किस सेल ऑर्गेनल में राइबोसोम पाए जाते हैं? किस किस सेल ऑर्गेनल में बेटा राइबोसोम पाए जाते हैं? और राइबोसोम कहाँ 70S होगा, कहाँ 80S होगा? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छे से बच्चा सुनना है। कहाँ 70S, कहाँ 80S, अच्छे से नोट करिएगा। चलिए देखिए फिगर को, देखिए फिगर से सारा चीज क्लियर होता है ना। देखिए ये सेल, ठीक है, ये बच्चा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इसी को न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए। जो बच्चा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें 2 लेयर है, आउटर और इनर। जो बेटा आउटर पार्ट है उससे भी कुछ राइबोसोम अटैच होते हुए दिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन कुछ राइबोसोम न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन से अटैच होते हुए दिखेंगे। जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे ना तो मैं बताऊंगा कि न्यूक्लियस है, उसका जो मेम्ब्रेन है वहां से भी कुछ राइबोसोम अटैच होते हुए दिखेंगे। कैसे है? 80S। कैसे बच्चा? 80S, ठीक है। न्यूक्लियस के किस मेम्ब्रेन से? आउटर या इनर? आउटर से। इनर वाले से नहीं बच्चा, इनर वाला तो ये क्या यहाँ पास है? नहीं सर, नहीं है, यहाँ तो नहीं है। चलिए अब न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है? क्योंकि यहाँ राइबोसोम अटैच है। इसका मतलब है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम है। बताइए ये भी कैसा होगा? आंसर बच्चा लोग 80S, आंसर 80S। क्लियर? अब ध्यान से सुनना है, कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहा होगा। फ्री बच्चा, फ्री
किसी से अटैच नहीं है, फ्री राइबोसोम। फ्री है बच्चा साइटोप्लाज्म में, फ्री है, किसी से अटैच नहीं है, फ्री राइबोसोम। ये भी कैसा है, ये भी बच्चा एटीएस है, ये भी एटीएस है। तो सर ये भी एटीएस, वो भी एटीएस, सब तो प्रोटीन ही बनाता होगा। सभी प्रोटीन बनाते हैं, सभी के सभी प्रोटीन बनाते हैं। ये भी प्रोटीन बनाता है, ये भी प्रोटीन बनाते हैं। तो सर अलग क्यों है? ध्यान से सुनिएगा, जो प्रोटीन सेल को चाहिए, अपने घर के लिए चाहिए, जो प्रोटीन सेल को अपने घर के लिए चाहिए, वो बच्चा फ्री राइबोसोम बनाएगा। जो प्रोटीन अपने लिए चाहिए, अपने घर के लिए चाहिए, अंदर के लिए चाहिए, वो बच्चा कौन बनेगा? फ्री राइबोसोम, वो प्रोटीन बनाएगा। और जिस प्रोटीन को बच्चा जनरली बाहर भेजना है, सिक्रीट करना है, बाहर निकालना है, वो बच्चा कौन बनाएगा? अटैच राइबोसोम, अटैच राइबोसोम। ध्यान से देखिए ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसने क्या किया? उसने बच्चा प्रोटीन बनाया, गोल्गी बॉडी ने पैकेज किया, बाहर सिक्रीट कर दिया। तो जनरली जो सेल से बाहर सिक्रीट करने वाले प्रोटीन है, वो कौन बनाएगा? बॉन्डेड, जो जुड़े हुए हैं, फ्री राइबोसोम नहीं। अब वो बॉन्डेड राइबोसोम बनाएगा, अटैच राइबोसोम बनाएगा। जो अटैच्ड है उसे कहेंगे अटैच राइबोसोम। अब एक कंफ्यूजन हो जाता है, अटैच राइबोसोम। चलिए यहाँ पर समझ में आया, जो मेम्ब्रेन से अटैच्ड है अटैच राइबोसोम, जो किसी से अटैच नहीं है, फ्री है, फ्री राइबोसोम। अटैच राइबोसोम बाहर के लिए प्रोटीन बनाएगा, फ्री राइबोसोम घर के लिए प्रोटीन बनाएगा। क्लियर? सर हमारे अंदर में कैसा राइबोसोम है? सर हमारे अंदर 70s भी होते हैं ना। आपने केवल 80s बताया, 70s नहीं होते क्या? ध्यान से सुनिए, आपके अंदर बच्चा स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चा अपने आप में यूनिक है, यूनिक है, यूनिक है। प्लास्टिड, ये बच्चा अपने आप में यूनिक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में अपना राइबोसोम पाया जाएगा। कैसा? 70s। क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड के अंदर अपने राइबोसोम पाए जाएंगे बच्चा, कैसा? 70s। तो यानी हमारे अंदर में 70s भी है, 80s भी है। कहां 70s है? सर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में राइबोसोम 70s, प्लास्टिड के अंदर यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s। याद हुआ? तो हमारे अंदर बच्चे दोनों तरह के राइबोसोम है, तो कंफ्यूजन नहीं है। बहुत सारे बच्चे को लगता है प्रोकैरियोट्स 70s, यूकैरियोट्स 80s, लेकिन हमारे अंदर कौन है रे भाई? खैरुल, ये तो भाई अलग घूम रहे हैं। अरे कम से कम कैमरा तो ऑफ कर दे रहे भाई, ये तो हमें काहे के लिए घुमा रहे हैं पूरा दुनिया। चलो ठीक है, तो हमारे अंदर 70s कहाँ है, 80s कहाँ है? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बच्चा देख लो, एक और माइटोकॉन्ड्रिया बना देता हूं। सर माइटोकॉन्ड्रिया एक ही होता है क्या? नहीं बच्चा, कोई भी सेल ऑर्गेनल एक नहीं होते, कहीं कहीं पे बच्चा हजारों भी हो सकते, हजारों भी हो सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कि सर गोल्गी बॉडी एक होगा क्या? नहीं बच्चा, बहुत सारे होंगे, लाइसोसोम बहुत सारे होंगे। हम पढ़ने के लिए एक बना देते हैं, बहुत सारे होते हैं। हाँ, तो देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का वापस से स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बच्चा अपना डीएनए, कैसा शेप का? सर्कुलर शेप का, अपना डीएनए, अपना सर्कुलर शेप ना। डीएनए बच्चा तो अपना आरएनए बनाएगा, अपना आरएनए बनाएगा। राइबोसोम इसका अपना है, राइबोसोम बच्चा इसका अपना है, तो ये अपना प्रोटीन खुद से बना लेगा ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए, अपना राइबोसोम, तो अपना प्रोटीन बनाएगा। इसी तरह से बच्चा प्लास्टिड में अपना डीएनए है सर्कुलर शेप का, अपना राइबोसोम है, अपना प्रोटीन बना लेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए बच्चा 100 प्रोटीन, 100 प्रोटीन इसे चाहिए। लेकिन मान लीजिए इसने 50 प्रोटीन बच्चा खुद से बना लिया, खुद से बना लिया। 100 प्रोटीन चाहिए था, 50 प्रोटीन खुद से बना लिया अपने हेल्प से। बाकी बच्चा प्रोटीन इससे नहीं बन पा रहे, वो बोलेगा न्यूक्लियस तू, तेरे पास डीएनए है, तेरा आरएनए बनेगा, ये आरएनए राइबोसोम से जुड़ेगा,
इससे जो प्रोटीन बनेगा वही प्रोटीन मुझे लाके दे देना, वो प्रोटीन मुझे दे दो। हाँ, तो देखिए कुछ प्रोटीन तो खुद से बना लिया, लेकिन कुछ प्रोटीन के लिए किस पे डिपेंडेंट है? न्यूक्लियस पे। इसलिए बच्चा हम इसे कहते हैं, यहां लिख देता हूं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। सर क्या होता है, फिर से समझा दीजिए, समझ लो। सेमी का मतलब बच्चा हाफ, आधा। सेमी का मतलब हाफ, आधा। ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट, आधा इंडिपेंडेंट है, आधा इंडिपेंडेंट है, आधा काम खुद से कर सकता है, आधा के लिए न्यूक्लियस की जरूरत है। तो बताइए सेमी ऑटोनोमस कौन कौन होगा? जिसके पास में अपना डीएनए हो तो अपना आरएनए बना लेंगे, अपना राइबोसोम हो तो अपना प्रोटीन बना लेंगे। तो जो सेल ऑर्गेनल अपना डीएनए रखेगा, अपना आरएनए बनाएगा, अपना प्रोटीन बनाएगा, सेमी ऑटोनोमस। तो कौन कौन हो गया बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। क्या बच्चा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेमी ऑटोनोमस होगा? बोलिए आप, क्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है? नहीं सर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो अपना डीएनए है ही नहीं, अपना डीएनए नहीं है तो अपना आरएनए तो बनेगा नहीं, अपने प्रोटीन तो बनेंगे नहीं। तो वो बच्चा उसमें केवल क्या है? राइबोसोम है, उसके अंदर डीएनए नहीं है, तो आप सेमी ऑटोनोमस नहीं कहेंगे। अब एक कंफ्यूजन है, अच्छे से सॉल्व कीजिए। क्या न्यूक्लियस सेमी ऑटोनोमस हो सकता है? क्या न्यूक्लियस सेमी ऑटोनोमस हो सकता है? ध्यान सुनिए, बहुत सारे बच्चे अब ये दिमाग लगाएंगे, सर न्यूक्लियस के बाहर के मेम्ब्रेन पे तो राइबोसोम आपने बोला था ना, तो अपना राइबोसोम तो हो गया, डीएनए अपना ही है, अपना प्रोटीन बना लेगा। नहीं नहीं, नहीं मानिएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा मैंने क्या बोला था, कुछ जगह पे देखा गया है कि बाहर की तरफ अटैच होते, हर जगह नहीं पाया जाता, हर जगह नहीं पाया जाता, कुछ जगह पे हमें देखे गए हैं कि राइबोसोम अटैच फॉर्म में दिखेंगे। तो आप हमेशा मान के मत चलिएगा, जो राइबोसोम मेनली बच्चा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। तो आप पूछा जाएगा न्यूक्लियस में राइबोसोम होते हैं क्या? बोलेगा नहीं होता यार, बाहर बाहर में थोड़ा बहुत अटैच होता है, अंदर में तो नहीं है ना, अंदर में तो नहीं है ना। तो अपना राइबोसोम है नहीं, अपना प्रोटीन तो बनेगा नहीं, अपना प्रोटीन तो बनेगा नहीं, तो हम न्यूक्लियस को सेमी ऑटोनोमस नहीं मानेंगे, क्योंकि बच्चा अंदर में नहीं है, बाहर पे कुछ अटैच हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो जरूरी है। चलिए, तो यहां तक मेरे में से सबको क्लियर है? फिर से मैं बोल देता हूं, चलो क्वेश्चन पूछ लेता हूं। बताइए मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल कौन कौन है? चलिए बताइए फटाफट, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल कौन कौन है? फटाफट बताइए, फिर मैं रिपीट कर। मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल कौन कौन है? तो सर राइबोसोम और सेंट्रियोल। चलिए ये बताइए सेंट्रियोल कहां पाया जाएगा? प्लांट सेल, एनिमल सेल? सेंट्रियोल कहां पाया जाएगा? प्लांट सेल, एनिमल सेल? केवल एनिमल सेल। सेंट्रियोल का क्या काम है, एक लाइन में बताइए। सेंट्रियोल का क्या काम है, एक लाइन में बताइए, क्या काम करता होगा सेंट्रियोल? सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, सेल डिवीजन में बच्चा हेल्प करेगा। चलिए अब बताइए दो मेम्ब्रेन से कवर्ड स्ट्रक्चर कौन कौन है? दो मेम्ब्रेन से कवर्ड स्ट्रक्चर कौन कौन है? दो मेम्ब्रेन से कवर्ड स्ट्रक्चर कौन कौन से? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। चलिए ठीक है, अब बताइए किस किस सेल ऑर्गेनल में अपना डीएनए पाया जाता है? किस किस सेल ऑर्गेनल में अपना डीएनए पाया जाता है? तीनों सेम चीज बच्चा, जहां डबल मेम्ब्रेन वो न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड। न्यूक्लियस का डीएनए लीनियर होगा या सर्कुलर होगा? न्यूक्लियस का डीएनए लीनियर या सर्कुलर? लीनियर। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए लीनियर या सर्कुलर? सर्कुलर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में डीएनए कितना होगा? 1 इन नंबर, मोर देन 1? ओनली 1 होगा, एक ही होगा, सर्कुलर होगा। अब बताइए डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड? मैंने नहीं बताया, आप बताओ। सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड? सर डीएनए जहां भी होता है ना डबल स्टैंडर्ड होता है,
डीएनए जहां भी होता है वो डबल स्टैंडर्ड ही होता है। चलो डबल स्टैंडर्ड ही होगा। चलो यहां तक भी याद हो गया चीजें। अब बताओ, ध्यान से सुनो, जिस सेल ऑर्गेनेल में अपना डीएनए होगा वो अपना आरएनए बना सकता है, अपना राइबोसोम में अपना प्रोटीन बनाएगा, उसी को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहेंगे। बताइए कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो सेमी ऑटोनोमस के अंदर आएगा? ठीक है, तो आंसर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। न्यूक्लियस नहीं मानेंगे, न्यूक्लियस के अंदर में नहीं है बच्चा, नहीं। क्लियर हो गया? चलो अब एक कहानी सुना रहा हूं, मॉडर्न कहानी सुना रहा हूं, बड़े मजेदार। ये देखिए, ये बच्चा हमारा यूकैरियोटिक सेल बन रहा था, ये यूकैरियोटिक सेल था हमारा, सेल बन रहा था, न्यूक्लियस बन चुका था, न्यूक्लियस बन चुका था। यहां पर बच्चा एक प्रोकैरियोटिक सेल यानी एक बैक्टीरिया आ गया। एक बच्चा ये बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया बच्चा ये बोला कि मैं एटीपी बनाना जानता हूं, ये बच्चा बैक्टीरिया है, ये क्या है? बैक्टीरिया। ये इसने बोला मैं एटीपी बनाना जानता हूं, मैं अपने से एनर्जी बना सकता हूं। तो हमारा सेल कौन सा था? ये येलो वाला कौन है बच्चा? पीला वाला जो है ये यूकैरियोटिक सेल है। हमारे सेल ने बोला ए बैक्टीरिया तू मेरे घर में आके रह, मेरे घर में आके रह, तुझे रहने के लिए जगह भी दे दूंगा, डिफेंस भी दूंगा, तुझे कोई परेशान नहीं करेगा, जो मांगेगा मैं दूंगा, तू ना मैं एटीपी बना, मेरे लिए भी दे दे, अपने लिए भी एटीपी बना, मेरे लिए भी दे दे ना। तो ये बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया, ये बच्चा जो बैक्टीरिया था वही यहीं रह गया, वही रह गया बच्चा हमारे सेल के अंदर में, और कन्वर्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट लोगों का, अभी नया रिसर्च में उन्होंने बताया है, हाल फिलहाल की कहानी है ना, नया रिसर्च हुआ तो बताया गया कि जो बैक्टीरिया था ना वही हमारे सेल के अंदर में आ गया, लाखों सालों पहले ऐसा हुआ होगा, और वही आकर के हमारे अंदर में हमेशा के लिए रह गया, और वही आज माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। सर कैसे? आपके पास कोई प्रूफ है क्या? कैसे मान ले? है प्रूफ बच्चा, 5 प्रूफ है। बोले कैसे? देखो, बैक्टीरिया ही बच्चा कहते हैं कि मॉडिफाई होकर के क्या बन गया? माइटोकॉन्ड्रिया। सर कैसे आप प्रूफ कर सकते हो? हाँ, बैक्टीरिया के अंदर बच्चा सर्कुलर शेप का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी सर्कुलर शेप का डीएनए होता है। आया समझ में? बैक्टीरिया के अंदर भी एक डीएनए होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक ही डीएनए होता है। बैक्टीरिया के अंदर में 70S राइबोसोम होते हैं, 70S होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70S होता है। अरे दोनों अंदर में राइबोसोम तो एक समान दिख रहा है। तीसरा बैक्टीरिया डिवाइड कैसे करता है? बाइंडरी फिजन बच्चा, बाइंडरी फिजन, बीच से टूट जाता है, बाइंडरी फिजन से डिवाइड करता है। ध्यान से सुनना, माइटोकॉन्ड्रिया भी बच्चा एक है, एक से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बाइंडरी फिजन से बनता है, वो बीच से टूट जाएगा और 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे। जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करके बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी उसी तरह से डबल करता है अपने आप को ना। ध्यान से सुनना, माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा 2 मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर, 2 मेम्ब्रेन से है ना कवर्ड। जो आउटर वाला है उसमें बड़े साइज के पोरे, बड़े साइज के पोरे बच्चा, जिसे पोरीन कहेंगे, लार्ज साइज का पोर पोरीन कहेंगे। और बैक्टीरिया के भी बच्चा अंदर पोरीन्स पाया जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया याद करो, मैंने बोला था आउटर मेम्ब्रेन होता है, उसमें बड़े साइज के पोर होते हैं, पोरीन्स। तो ये जो बेटा पोर होते, पोरीन्स होते हैं, वो बैक्टीरिया में भी देखा गया और माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा गया। जिससे ये प्रूफ होता है कि ये बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया कोई नहीं कोई बच्चा ये बैक्टीरिया ही है। पुराने जमाने में बैक्टीरिया था, हमारे अंदर में इंटर कर गया और यहाँ रहते 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 मॉडिफाई हो गया और बच्चा ये अपने आप को चेंज कर लिया माइटोकॉन्ड्रिया। आ गया समझ में? सेम कहानी बच्चा, सेम कहानी। प्लस एक बैक्टीरिया था जो फोटोसिंथेसिस करता था, इसमें पिगमेंट थे, फोटोसिंथेसिस करता था। हमारे सेल ने बोला मेरे घर में आके रह,
तुझे रहने के लिए जगह भी दे देता हूँ, खाना वाना भी जो चाहिए दूंगा, मेरे घर में रह। और तू फोटोसिंथेसिस कर, तू खाना बना, अपने लिए भी खा, मुझे भी दे दे, फोटोसिंथेसिस कर, खाना बना, मुझे भी दे दे। तो यही बैक्टीरिया बच्चा रहते रहते कन्वर्ट हो गया क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड में। सर कैसे, आप बता सकते हो क्या? यानी ये पहले एक बैक्टीरिया था जो फोटोसिंथेसिस करता था, वो बाहर रहता था, हमारे सेल ने बोला मेरे घर में रह, यही अंदर में रह जा, सब कुछ तुझे मिलेगा। यही बच्चा कन्वर्ट हो गया किस में? कन्वर्ट हो गया बच्चा लोग, ये कन्वर्ट हो गया क्लोरोप्लास्ट में। सर कैसे? सेम कहानी, जैसे बच्चा बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम, प्लास्टिड में भी 70S राइबोसोम, बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए, प्लास्टिड में सर्कुलर डीएनए ना, दोनों में बाइनरी फिजन, दोनों में बाइनरी फिजन, जिससे प्रूफ होता है कि ये बच्चा एक्चुअली में एक प्रोकैरियोटिक सेल था, बैक्टीरिया था, हमारे अंदर में आ गया और एक नया सेल ऑर्गन में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्लास एंड होगा, मैं फिर से ज्वाइन कीजिएगा। सर किसने बताया था? थोड़ा रिसर्च करो गूगल पे बैठ करके, टाइम पास जो करते हो थोड़ा बेटा रिसर्च करो, मॉडर्न रिसर्च। इस थ्योरी को कहा गया इंडो सिम्बायोट थ्योरी, जो हाल फिलहाल की थ्योरी आई है, इसलिए हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, हमारी एनसीईआरटी में अभी ये थ्योरी नहीं आई है, इंडो सिम्बायोट थ्योरी। ये साइंटिस्ट बहुत फेमस हो गए, उन्होंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना, क्लोरोप्लास्ट कैसे बना, उन्होंने एक थ्योरी